हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कैफ़े में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक पढ़ेंगे। हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। पिछले अध्यायों में हम निम्नलिखित का अध्ययन कर चुके हैं: भारतीय भूक्षेत्र पर अंग्रेजों का कब्जा और रियासतों का अधिग्रहण, नए कानूनों और प्रशासकीय संस्थाओं का शुरुआत, किसानों और आदिवासियों की ज़िंदगी में बदलाव, 19वीं सदी में आए शैक्षणिक बदलाव, महिलाओं की स्थिति से संबंधित वाद विवाद, जाति व्यवस्था को चुनौतियाँ, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार, 1857 का विद्रोह और उसके बाद की स्थिति, हस्तकलाओं का पतन और उद्योगों का विकास, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़ती पुलिस। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 9 अगस्त 1946। इन मुद्दों के बारे में आपने जो पढ़ा उसके आधार पर क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत के लोग ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट थे? यदि हाँ, तो विभिन्न समूह और वर्ग क्यों असंतुष्ट थे? राष्ट्रवाद का उदय। उपर्युक्त बदलावों ने लोगों को एक अहम सवाल के बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया: यह देश क्या है और किसके लिए है? इसका जवाब धीरे धीरे इस रूप में सामने आया: भारत का मतलब है यहाँ की जनता। भारत यहाँ रहने वाले भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा या जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है। यह देश और इसके सारे संसाधन और इसकी सारी व्यवस्था उन सभी के लिए है। इस जवाब के साथ एहसास भी सामने आया कि अंग्रेज़ भारत के संसाधनों व यहाँ के लोगों की ज़िंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं और जब तक यह नियंत्रण खत्म नहीं होता, भारत यहाँ के लोगों का, भारतीयों का नहीं हो सकता। यह चेतना 1850 के बाद राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई देने लगी। 1870 और 1880 के दशकों में बने राजनीतिक संगठनों में यह चेतना और गहरी हो चुकी थी। इनमें से ज़्यादातर संगठनों की बागडोर वकील आदि अंग्रेजी शिक्षित पेशेवरों के हाथों में थी। पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बम्बई रेसिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस आदि इस तरह के प्रमुख संगठन थे। पूना सार्वजनिक सभा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूना सार्वजनिक सभा आप लोग लिख लीजिएगा साइड में। 1870 एमजी राणा डे के द्वारा। फिर क्या है, इधर गया, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस कब किया गया था? 1876 में, कलकत्ता। उसके बाद क्या है, मद्रास महाजन सभा, 1884। किसके द्वारा? पलबई रंगया नायडू और रामास्वामी मुदलियार। बम्बई रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये किसके द्वारा हुआ? ये तुम्हारा हो गया 1885। फिरोज शाह मेहता। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस, ये तो आप लोग जानते ही हैं। 1885 किसके द्वारा हुआ? एयो ह्यूम। आगे पढ़ेंगे हम लोग। पूना सार्वजनिक सभा, नाम को गौर से देखिए। सार्वजनिक का मतलब होता है सब लोगों का या सब के लिए, सभी जनिक लोगों का। हालांकि इनमें से बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे, लेकिन वे अपने लक्ष्य को भारत के सभी लोगों का लक्ष्य बताते थे।
उनके मुताबिक उनके लक्ष्य किसी खास इलाके, समुदाय या वर्ग के लक्ष्य नहीं थे। वे इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभु हैं। संप्रभुता एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व होता है। ये संगठन इस धारणा से चलते हैं कि भारतीय जनता को अपने मामलों के बारे में फैसले लेने की आज़ादी होनी चाहिए। संप्रभु बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कदम उठाने की क्षमता। 1870 और 1880 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हुआ। 1878 में आर्म एक्ट पारित किया गया। आर्म्स एक्ट 1878 किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा आर्म्स एक्ट पारित किया गया था, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया था। उसी साल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पारित हुआ। 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार उनकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इल्बर्ट बिल, अरे यार क्या हो रहा है? इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आप लोग लिखते रहिएगा। इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। जब अंग्रेज़ों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया तो भारतीयों ने इस बात का काफ़ी विरोध किया। इस घटना से भारत में अंग्रेज़ों के असली रवैये का पता चलता था। पढ़े लिखे भारतीयों के एक अखिल भारतीय संगठन की ज़रूरत 1880 से महसूस की जा रही थी, परंतु इल्बर्ट विधेयक ने इस चाह को और गहरा कर दिया। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, W.C. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, S. सुब्रमण्यम अय्यर एवं अन्य प्रायः बम्बई और कलकत्ता के ही थे। नौरोजी व्यवसायी और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर A.O. ह्यूम ने भी विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को निकट लाने में अहम भूमिका अदा की। ब्रिटिश संसद का सदस्य दादा भाई नौरोजी, इसको भी लिख लीजिएगा। प्रचारक एक ऐसा व्यक्ति जो सूचनाओं के प्रसार, रिपोर्ट्स, बैठकों में भाषण आदि के जरिए किसी खास विचार का प्रचार प्रसार करता है। कांग्रेस किसके पक्ष में बोलने का प्रयास कर रही थी? जनवरी 1886 में द इंडियन मिरर नामक अखबार ने लिखा है कि बम्बई में आयोजित प्रथम राष्ट्र कांग्रेस हमारे देश की भावी संसद का केंद्रक है और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय रूप से लाभकारी परिणामों को जन्म देगी। बदरुद्दीन तैयबजी ने 1887 में अध्यक्ष की हैसियत से कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा था कि यह कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग या समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर नहीं बनी है, बल्कि यह भारत के सभी समुदाय की संस्था है। बदरुद्दीन तैयबजी पहला मुस्लिम अध्यक्ष कहाँ? मद्रास में। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड
ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की बहुत तीखी आलोचना की गई थी। दादा भाई नौरोजी ये है। उभरता हुआ राष्ट्र अक्सर कहा जाता है कि अपने पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्यमार्गी पार्टी थी। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को और ज़्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज़ उठाई। कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा जगह दी जाए, परिषदों को ज़्यादा अधिकार दिए जाएं और जिन प्रांतों में परिषदें नहीं हैं वहाँ उनका गठन किया जाए। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाए। इस काम के लिए उसने मांग की सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा आयोजित की जाए। शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा थी, क्योंकि तब तक ज़्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियों पर गोरे अफसरों का ही कब्जा था। अंग्रेज आमतौर पर यह मानकर चलते थे कि भारतीयों को जिम्मेदारी भरे पद नहीं दिए जा सकते, क्योंकि अंग्रेज अफसर अपने भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज रहे थे। इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीयकरण से यहाँ की धन संपत्ति भी कुछ हद तक भारत में रुकने लगेगी। भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए, आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए और अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। निरस्त करना, किसी कानून को समाप्त करना, किसी कानून की वैधता अधिकृत रूप में समाप्त कर देना। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग, ये भी तुम्हारा आर्टिकल्स 50 के तहत है। 50 बीच में पॉलिटी भी पढ़ा रहा हूँ। शुरुआती सालों में कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए। उसका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। बढ़ते लगान के कारण काश्तकार और जमींदार विपन्न हो गए थे और अनाजों के भारी निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थों का अभाव पैदा हो गया था। कांग्रेस की मांग थी कि लगान कम किया जाए, फौजी खर्चों में कटौती की जाए और सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान दी जाए। उसने नमक कर, विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले बर्ताव तथा भारतीयों के काम में दखल अंदाजी करने वाले वन प्रशासन की वजह से वनस्पतियों की बढ़ती मुसीबतों के बारे में बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए। इससे पता चलता है कि पढ़े लिखे संपन्न वर्ग की संस्था होते हुए भी कांग्रेस केवल पेशेवर समूहों, जमींदारों और उद्योगपतियों के हक में ही नहीं बोल रही थी ना। मध्यमार्गी नेता जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहते थे। उन्होंने अखबार निकाले, लेख लिखे और यह साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन देश को आर्थिक तबाही की ओर ले जा रहा है। उन्होंने अपने भाषणों में ब्रिटिश शासन की निंदा की और जनमत निर्माण के लिए विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि भेजे। लेकिन मध्यमार्गियों को ये भी लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता व न्याय के आदेशों का सम्मान करते हैं, इसलिए वे भारतीयों की न्याय संगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे। लिहाजा कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराया जाना चाहिए। सोने की चाय। डिनसा वाचा नामक एक मध्यमार्गी नेता ने 1887 में नौरोजी को संबोधित करते हुए लिखा था, आजकल फिरोज शाह अपने निजी कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। वे लोग अब पहले ही काफ़ी अमीर हैं। तेलंग साहब भी व्यस्त रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है, अगर सभी लोग सोने की चाह में इतने व्यस्त रहेंगे तो देश का प्रगति कैसे होगा। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय जैसे नेता ज़्यादा आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की और
आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये कब बोले थे? 1916 लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन में तिलक जी बोले थे, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है। 1905 में वायसराय करजन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल का विभाजन कब किया था? 16 अक्टूबर 1905। ठीक है। और घोषणा कब किया था कि बंगाल विभाजन हम कर देंगे? 19 जुलाई 1905। कहीं कहीं 20 जुलाई भी लिखता है। 20 जुलाई 1905 विभाजन कर दिया। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे। अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी था, परंतु इस प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था? यहाँ से क्वेश्चन आता है। इससे किसको सुविधा मिलने वाली थी? जाहिर है इसका ताल्लुक अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फायदे से था, लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय उसके पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला दिया। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य ये रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव को अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। यहाँ से बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। मध्यमार्गी और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी धड़ों ने इसका विरोध किया। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया और जुलूस निकाले गए। जन प्रतिरोध के नए नए रास्ते ढूंढे गए। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में भी इसकी भारी अगू-गूंज सुनाई दी। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। वंदे मातरम आंदोलन आंध्र प्रदेश के डेल्टा क्षेत्र में। एक नया पॉइंट, ये बाल गंगाधर तिलक मेज पर रखे अखबार का नाम देखिए। तिलक के संपादन में लिखने वाली मराठी अखबार केसरी ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया। केसरी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ये तुम्हारा मराठी भाषा में। स्वदेशी आंदोलन के दौरान हजारों लोग जुलूसों में शामिल होने लगे। स्वदेशी आंदोलन के ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया। स्वराज के लिए आमूल परिवर्तनवादी ने जनता को लामबंद करने और ब्रिटिश संस्थानों व वस्तुओं का बहिष्कार पर जोर दिया गया। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में कई दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 ढाका बांग्लादेश। यहाँ से क्वेश्चन आता है। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए। 1909 में सरकार ने यह मांग मान ली। 1909 मार्ले मिलो सुधार। अपरिषदों में कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी गई, जिन्हें मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही चुनकर भेजा जाना था।
इससे राजनेताओं में अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थक बनाने का लालच पैदा हो गया। ये है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय पंजाब के जाने माने राष्ट्रवादियों में से थे। यह याचिका और निवेदनों ने की राजनीति का विरोध करने वाले आमूल परिवर्तनवादी के एक प्रमुख नेता थे। वह आर्य समाज के भी सक्रिय सदस्य थे। लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया फेमस बुक है इनका, लाला लाजपत राय का, लाला लाजपत राय। और ये बुक पीपीएससी में पूछा गया है। 1907 में कांग्रेस टूट गई। मध्यमार्गी धड़ा बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध था। 1907 में सूरत में विभाजन हो गया कांग्रेस का। इन लोगों का मानना था कि इसके लिए बल प्रयोग की आवश्यकता होती है, जो कि सही नहीं है। संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्यमार्गी का दबदबा बन गया, जबकि तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लगे। दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर एकता हुई। 1915 में 1916 में हुआ था, लखनऊ अधिवेशन में। अगले साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, हाँ देखो अगले साल दिया है ना, अगले साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर दस्तखत हुए और दोनों संगठनों ने देश में प्रातिनिधिक सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया। लखनऊ समझौता 1916। क्रांतिकारी हिस्सा, समाज में आमूल बदलाव लाने के लिए हिंसा का उपयोग। परिषद, प्रशासकीय सलाहकारी या प्रातिनिधिक दायित्वों को निभाने वाली मनोनीत या निर्वाचित संस्था। जन राष्ट्रवाद का उदय। 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे जन आंदोलन में तब्दील होने लगा। किसान, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ने लगे। कई बार औद्योगिक मजदूरों ने भी आंदोलन में योगदान दिया। 20 के दशक से कुछ खास व्यावसायिक समूह भी कांग्रेसों को सक्रिय समर्थन देने लगे थे। ऐसा क्यों हुआ? पहले विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी थी। पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 18। और सेकेंड कब हुआ था? ये हुआ था 1939 टू 45। इसको भी लिख लीजिएगा। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ था। इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया था। सैन्य व्यय में इजाफे और युद्धक आपूर्ति की वजह से जरूरी कीमतों की चीज़ों में भारी उछाल आया और आम लोगों की ज़िंदगी मुश्किल होती गई। दूसरी ओर व्यावसायिक समूह युद्ध से बेहिसाब मुनाफा कमा रहे थे, जैसा कि हम लोग अध्याय 6 में देख चुके हैं। इस युद्ध में औद्योगिक वस्तुओं, जूट के बोरे, पटरियां की मांग बढ़ा दी और अन्य देशों से भारत आने वाले आयात में कमी ला दी थी। इस तरह युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ और भारतीय व्यावसायिक समूह विकास के लिए और अधिक अवसरों की मांग करने लगे। इसने अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए विवश किया। एक विदेशी युद्ध की खातिर गांवों में सिपाहियों की भर्ती के लिए दबाव डाला जाने लगा। बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे देशों में युद्ध के मोर्चों पर भेज दिया गया। इनमें से बहुत सारे सिपाही युद्ध के बाद समझदारी लेकर लौटे कि साम्राज्यवादी शक्तियां एशिया और अफ्रीका के लोगों को किस तरह शोषण कर रही है। फलस्वरूप ये लोग भी भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे। इसके अलावा 1817 में रूस की क्रांति हुई। इस घटना के चलते किसानों और मजदूरों के संघर्षों का समाचार या समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिलने लगी। महात्मा गांधी का आगमन। इन्हीं हालात में महात्मा गांधी एक
जननेता के रूप में सामने आए। गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। 9 जनवरी 1915 वे वहां पर नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता थी और उनको लगता था कि और उनका आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीकी आंदोलन की वजह से उन्हें हिंदू, मुसलमान, पारसी और ईसाई, गुजराती, तमिल और उत्तर भारतीय उच्च वर्गीय व्यापारी, वकील और मजदूर सब तरह के भारतीयों से मिलने जुलने का मौका मिल चुका था। महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया। इस दौरान वे यहाँ के लोगों और उनकी ज़रूरतों और हालात को समझने में लगे हुए थे। उनकी शुरुआती प्रयास चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलन के रूप में सामने आए। चंपारण 1917 पश्चिम चंपारण बिहार। खेड़ा 1918 ये किसानों का आंदोलन था। अहमदाबाद 1918 ये अहमदाबाद मिल मजदूर था। अहमदाबाद मिल मजदूर। नटाल कांग्रेस के संस्थापक डरबन, दक्षिण अफ्रीका 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्ल भेदभाव का विरोध करने के लिए नटाल कांग्रेस का स्थापना किया था। ये है आपका नटाल कांग्रेस। इन आंदोलनों के माध्यम से उनका राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से परिचय हुआ। 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। आइए 1919 से 1922 के बीच के आंदोलनों को कुछ गहराई से देखें। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। इसी ने कहा था कि आप आए हो तो सही है, लेकिन एक साल आप भ्रमण करो पूरा भारत का, तभी आप समझ पाओगे। रॉलेट सत्याग्रह 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल में ही पारित किए गए रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने इस कानून को शैतान, करतूत और निरंकुशवादी बताया। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाए और हड़तालें की जाए। ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है। आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन किया गया। वह परिसर जहां जनरल डायर ने लोगों की सभा पर गोलियां चलाई थी। बाद में इस चित्र में लोग दीवार पर बने गोलियों के निशानों की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये है ना जनरल डायर। सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहल अखिल भारतीय संघर्ष था, हालांकि यह मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था। अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए और हड़तालों का आयोजन किया गया। सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जालियाबाग में किया गया हत्याकांड इसी दमन का हिस्सा था। इस जनसंहार में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। रॉलेट सत्याग्रह के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाए रखने के लिए प्रयास किए।
नाइटहुड की उपाधि कितने 1919 में ना 1919 में वापस की थी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। इसको मिली कब थी? 1915 में मिला था, ये याद रखिएगा। नाइटहुड ब्रिटिश राजा रानी की तरफ से किसी व्यक्ति की अप्रतिम व्यक्तिगत सफलताओं या जनसेवा के लिए दी जाने वाली उपाधि। महात्मा गांधी को भी दिया था, लेकिन वो अलग था, कैसरे हिंद था वो, कैसरे हिंद था। महात्मा गांधी भी यही चाहते थे कि उनकी राय में भारत यहाँ रहने वाले सभी लोगों यानी सभी हिंदुओं, मुसलमानों और अन्य धर्मों के लोगों का देश है। उनकी गहरी आकांक्षा थी कि हिंदू मुसलमान किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे का समर्थन करें। खिलाफत और असहयोग आंदोलन। खिलाफत का मुद्दा इसी तरह का एक ज्वलंत मुद्दा है। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। 1920 नहीं था, 1919 में खिलाफत आंदोलन था और असहयोग आंदोलन 1920 से 1922। ये थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड की इस तरह घटना पर भी भारत के लोगों ने भारी गुस्सा था। भारतीय मुसलमान यह भी चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। गांधी जी ने उन्हें आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचारों, जलियांवाला हत्याकांड और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाए और स्वराज की मांग करें। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने सपोर्ट नहीं किया था खिलाफत आंदोलन के लिए, जब गांधी जी इसको सपोर्ट कर रहे थे। पीड़ा का चिरंतन सिद्धांत। अहिंसा से गांधी जी का क्या आशय है? अहिंसा किसी संघर्ष का आधार कैसे बन सकती है? इस बारे में गांधी जी का कहना था, प्रतिफल की मामूली सी भी इच्छा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। 1921-1922 के दौरान असहयोग आंदोलन को और गति मिली। 1920 से 22 हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, राजगोपालचारी और आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया गया। विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। 1920 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों के आयात में भी भारी गिरावट आ गई, परंतु यह तो आने वाले तूफान की सिर्फ एक झलक थी। देश के ज़्यादातर हिस्से एक भारी विद्रोह के मुहाने पर खड़ा था। जब कपड़ा जलाया गया था, कपड़ों की होली जलाई जा रही थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इस पे बोला गया थी, मत जलाइए, मतलब ये मतलब क्या निष्ठुर है ऐसा करना। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। लोगों की पहलकदमी। कई जगहों पर लोगों ने ब्रिटिश शासन का अहिंसक विरोध किया, लेकिन कई स्थानों पर विभिन्न वर्गों और समूहों ने गांधी के आह्वान के अपने हिसाब से अर्थ निकाले और इस तरह रास्ते अपनाए जो गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। सभी जगह लोगों ने अपने आंदोलनों को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया। आइए ऐसे कुछ उदाहरणों पर विचार करें। गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोप दिए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों को घेराबंदी की गई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। वन सत्याग्रह गुंटूर आंध्र प्रदेश। आप लोग बगल में लिखते रहिएगा, ये सब दिमाग में सटीक रहना चाहिए। इन सत्याग्रहों में कई बार वे चराई शुल्क अदा किए बिना
भी अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते थे। उनका विरोध इसलिए था कि क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया था। घेराबंदी लोगों को किसी इमारत या दुकान में जाने से रोकने के लिए किए जाने वाला विरोध प्रदर्शन। महंत सिख गुरुद्वारों के धार्मिक कर्ता धर्ता, गैर कानूनी बेदखली, पटाईदारों को उनके पट्टे से जबरन और गैर कानूनी ढंग से निकाल देना। उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे कर कम करा देंगे और वन कानूनों को ख़त्म करा देंगे। बहुत सारे वन गांवों में किसानों ने स्वराज का ऐलान कर दिया क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि गांधी राज जल्दी ही स्थापित होने वाला है। सिंध मौजूदा पाकिस्तान में मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर बहुत उत्साहित थे। बंगाल में भी खिलाफत असहयोग के गठबंधन ने जबरदस्त सांप्रदायिकता एकता को जन्म दे दिया और राष्ट्रीय आंदोलन को नई ताकत प्रदान की। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेज़ों की सहायता से गुरुद्वारों में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से काफ़ी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ दिखाई देता था। असम में गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू कर दी। उन्होंने अंग्रेजी स्वामित्व वाले बागानों की नौकरी छोड़ दी। उनका कहना था कि गांधी जी भी यही चाहते हैं। उस दौर के बहुत सारे असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज का यशगान किया जाने लगा। गांधी महाराज की जय कहाँ बोला गया था? गांधी महाराज की जय असम में। महात्मा गांधी की जनता से उपजी छवियों में भी महात्मा गांधी को अक्सर एक दैवी शक्ति के रूप में भी दिखाया जाता था। इस तस्वीर में वह कृष्ण के सारथी बने हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। वह अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। वह महात्मा गांधी जी कृष्ण जी हो गए ना, ले ठीक है। जनता के महात्मा। इन उदाहरणों के आधार पर हम देख सकते हैं कि कई जगह के लोग गांधी जी को एक तरह मसीहा, एक ऐसा व्यक्ति मानते थे कि उन्हें मुसीबतों और गरीबों से छुटकारा दिला सकता है। गांधी जी वर्गीय टकरावों की बजाय वर्गीय एकता के समर्थक थे, परंतु किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद देंगे। खेतीहार मजदूरों को यकीन था कि गांधी जी उन्हें ज़मीन दिला देंगे। कई बार आम लोगों ने खुद अपनी उपलब्धियों के लिए गांधी जी का श्रेय दिया। उदाहरण के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश स्थित प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारी की गैर कानूनी बेदखली को रुकवाने में सफलता पा ली थी, परंतु उन्हें लगता था कि यह सफलता उन्हें गांधी जी की वजह से मिली है। कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासियों और किसानों ने ऐसी कार्रवाइयाँ भी की जो गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप नहीं थी। वही थे जिन्होंने प्रतापगढ़ में बेदखली रुकवाई थी। ये आप लोग पढ़ सकते हैं वीडियो रोक करके। 1922-1929 की घटनाएं महात्मा गांधी हिंसक आंदोलनों के विरुद्ध थे। इसी कारण फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चौड़ी चौरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए थे। किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी। 4 फरवरी 1922 कहाँ? ये तुम्हारा गोरखपुर ना, या गोरखपुर यूपी में, ये यहाँ से पूछता है। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनावों में हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। 20 के दशक के मध्य
में गांवों में किए गए व्यापक सामाजिक कार्यों की बदौलत गांधीवादियों को अपना जनाधार फैलाने में काफ़ी मदद मिली। 1930 के शुरू किए गए सविनय अवज्ञा के लिए यह जनाधार काफ़ी उपयोगी साबित हुआ। स्वराज पार्टी बनाया गया था। स्वराज पार्टी 1923 चित्तरंजन दास के द्वारा और मोतीलाल नेहरू के द्वारा, जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चित्तरंजन दास स्वतंत्रता आंदोलन में चित्तरंजन दास एक मुख्य नेता थे। वह पूर्वी बंगाल में वकील थे। असहयोग आंदोलन में वे काफ़ी सक्रिय रहे थे और इसी के द्वारा स्वराज पार्टी 1923। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना 20 के दशक के मध्य की दो महत्वपूर्ण घटनाएं थे। 1925 भारत के भविष्य को लेकर इन पार्टियों की सोच में गहरा फर्क रहा है। अपने अध्यापकों की सहायता से उनके विचारों के बारे में पता लगाइए। उसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय थे। इस दशक के आखिर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कब किया गया था? लाहौर 31 दिसंबर 1929 लाहौर में रावी नदी के किनारे। बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और उनके जैसे कई अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन और अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। इस काम को पूरा करने के लिए 1928 में दिल्ली स्थित फिरोसा कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना की। 1928 में HSRA, हाँ ठीक है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद एवं राजगुरु ने लाला लाजपत राय की पर लाठीचार्ज करने वाले सांडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या कर दी थी। इसी लाठीचार्ज के बाद लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना HRA की स्थापना 1924 कानपुर में हुआ था। कानपुर में चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। और 1928 में HSRA कहाँ? फिरोसा कोटला, दिल्ली। यहाँ कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। अपने साथी राष्ट्रवादी BK दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। क्रांतिकारियों ने अपने परिचय पर कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरों को सुनाना है तथा विदेशी सरकार को उसके द्वारा किए जा रहे भयानक शोषण से अवगत कराना है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। उस समय भगत सिंह की आयु सिर्फ 23 साल की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, 23 मार्च 1931, ठीक है। दांडी मार्च को हम लोग SDM के नाम से आप लोग याद रख सकते हैं। SDM मतलब साबरमती से दांडी, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाले नहीं था, इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए एक यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार होता था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा होता है। नमक सत्याग्रह ने
स्वतंत्रता के व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया था और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया। गांधी जी ने उनके अनुयायी साबरमती 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट पैदल चलकर गए और वहां उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। उल्लंघन कब किया था? 5 अप्रैल 1930। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 से स्टार्ट हो गया था तुम्हारा दांडी से, दांडी मार्च ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी से। महात्मा गांधी प्राकृतिक नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून की अवहेलना 6 अप्रैल 1930 दांडी से। ठीक है। स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाएं कर्नाटक की अंबाबाई। स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाएं कर्नाटक की अंबाबाई। राष्ट्रीय आंदोलन में अलग अलग पृष्ठभूमि वाली बहुत सारी महिलाओं ने हिस्सा लिया। युवा और वृद्ध, अकेली और विवाहित, ग्रामीण और शहरी। ये आप लोग वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा बस इम्पोर्टेंट है। अंबाबाई कर्नाटक की थी। ठीक है। महिलाओं को भी आंदोलन में शामिल किया जाए। आंदोलन हिस्सेदारी में अधिकार को मनवाने के लिए महिलाओं को काफ़ी, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है। भी नमक बनाया। इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघ ने पर्चा प्रकाशित किया। सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रहों के निर्मम दमन के जरिए आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया। भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के चुनाव कराए जाएंगे। इन चुनावों में परिणाम 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेस शासन के बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। दूसरा विश्व युद्ध 1939 टू 1945 तक। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने को तैयार थे। इसके बदले वे चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। अंग्रेज़ों ने यह बात नहीं मानी। कांग्रेस सरकारों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया था। ये महात्मा गांधी के साथ सरोजिनी नायडू पेरिस 1931। 1920 के दशक में शुरुआत से ही राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय सरोजिनी नायडू दांडी यात्रा के मुख्य नेताओं में से थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली वह पहली भारतीय महिला थी। पहली भारतीय महिला 1925 कानपुर, ये तुम्हारा सरोजिनी नायडू हो गई। 1924 में गांधी जी थे अध्यक्ष, महात्मा गांधी के। अब वैसे पहली महिला अध्यक्ष 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट। इसको भी लिख लीजिएगा बगल में। वीर लखन नायक को फांसी दे दी गई। आप लोग वीडियो रोक करके पढ़ लीजिएगा। प्रांतीय स्वायत्तता संघ के भीतर रहते प्रांतों को तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता देना। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। 9 अगस्त 1942। प्रदर्शनकारी हर जगह पुलिसों से लोहा ले रहे थे। हजारों लोगों
हजारों लोग गिरफ्तार हुए, 1000 से ज़्यादा मारे गए और असंख्य लोग घायल हुए। भारत छोड़ो और उसके बाद महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे फौरन भारत छोड़ दें। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया। करो या मरो, 9 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बावजूद यह आंदोलन फैलता गया। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। देश भर में संचार तथा राजसत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन कर लिया। सबसे पहले अंग्रेज ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया। 1943 के अंत तक 90,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे और लगभग 1,000 लोग पुलिस की गोली से मारे गए थे। बहुत सारे इलाकों में हवाई जहाज़ों से भी भीड़ पर गोलियां बरसाने के आदेश दिए गए, परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस समाजवादी विचार रखने वाले आमूल परिवर्तनवादी राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस अहिंसा के गांधीवादी आदर्शों में विश्वास नहीं रखते थे। हालांकि राष्ट्रपिता के रूप में गांधी जी का सम्मान करते थे। इन्होंने ही गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। जनवरी 1941 में उन्होंने बिना किसी को बताए कलकत्ता छोड़ दिया और जर्मनी के रास्ते होते हुए सिंगापुर पहुंच गए। भारत को अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए उन्होंने वहां आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए का गठन किया। 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने इम्फाल और कोहिमा की ओर से भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया, परंतु यह अभियान सफल नहीं हो पाया। आईएनए के सदस्यों को कैद कर लिया गया और उन पर मुकदमे चलाए गए। देश भर में तमाम तरह के लोगों ने आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर चलाए गए मुकदमे के खिलाफ चले संघर्षों में हिस्सा लिया। लेकिन आज़ाद हिंद फौज का गठन रास बिहारी बोस के द्वारा किया था, प्लस कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा, और आईएनए का सर्वोच्च कमांडर सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था। स्वतंत्रता और विभाजन की ओर। 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए स्वायत्तता व्यवस्था की मांग क्यों की थी। 1930 के दशक के आखिरी सालों से मुस्लिम लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। इस विचार तक पहुंचने में 20 और 30 के दशकों में हिंदुओं और मुसलमानों के कुछ संगठनों के बीच तनावों का भी हाथ रहा होगा। ये तुम्हारा 1940 में क्या था ना, ये तुम्हारा लाहौर अधिवेशन में, ये यहाँ से पूछता है। लाहौर अधिवेशन में किया गया था। उन्नीस के प्रांतीय चुनाव संभवतः इससे भी ज़्यादा बड़ा कारण रहे हैं। इन चुनावों ने मुस्लिम लीग को इस बात का यकीन दिला दिया था कि यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक है और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। लीग को यह भी भय था कि
संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही ना मिल पाए। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने प्रस्ताव को इस स्वीकार नहीं किया, जिससे फासला और बढ़ गया। 30 के दशक के मुस्लिम जनता को अपने साथ लामबंद करने में कांग्रेस की विफलता ने भी लीग को अपना सामाजिक जनाधार फैलाने में मदद दी। 40 के दशक के शुरुआती सालों में जिस समय कांग्रेस के ज़्यादातर नेता जेल में थे, उस समय लीग ने अपना प्रभाव फैलाने के लिए तेज़ी से प्रयास किए। 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेज़ों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत शुरू कर दी। यह वार्ता असफल रही, क्योंकि लीग का कहना था कि उसे भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए। कांग्रेस इस दावे को मंजूर नहीं कर सकती थी, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान अभी भी उसके साथ थे। 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग को बेजोड़ सफलता मिली। लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रही। मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा। इस परिसंघ ने सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहे और उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव के विभिन्न भागों में भी हिंसा फैल गई। ये 3 सदस्य जो थे, 3 सदस्य उसने भेजा था ना, कहाँ चला गया यार। 3 सदस्य जो भेजा था, क्या क्या नाम था उसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछता है। पैथिक लॉरेंस, ये भारत का राज्य सचिव था। राज्य सचिव लिख लीजिएगा आप लोग बगल में। और दूसरा था तुम्हारा, सेकेंड था स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये था व्यापार मंडल के अध्यक्ष था। थर्ड था एवी अलेक्जेंडर, ये था नौसेना मंत्री। इसी बार पूछा है, 69th बीपीएससी में पूछा गया ये सवाल है। सोचिए यहाँ क्लास 8 से पूछ रहा है ये। ओके, हम लोग कहाँ थे? ये हम लोग पढ़ते हैं, ये वाला इम्पोर्टेंट है। मौलाना आज़ाद तथा कांग्रेस कार्यकारी समिति के अन्य सदस्य। 1942 मौलाना आज़ाद का जन्म मक्का में हुआ था। उनके पिता बंगाली और माँ अरब मूल की थी। बहुत सारे भाषाओं के जानकार आज़ाद इस्लाम के विद्वान और वहादित दिन यानी सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती थे। गांधीवादी आंदोलनों में हमेशा सक्रिय रहने वाले और हिंदू मुस्लिम एकता के पक्के हिमायती थे। उन्होंने जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था। गांधी जिन्ना वार्ताओं से पहले गांधी के साथ बात करते चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। 1944 वयोवृद्ध राष्ट्रवादी और दक्षिण में नमक सत्याग्रह के नेता सी राजगोपालाचारी 1946 में बनी अंतिम सरकार के सदस्य थे और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल रहे हैं। उन्हें लोग राजा जी के नाम से जानते हैं। ये है तुम्हारा भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, ये है राजा जी के नाम से। क्वेश्चन यहीं से पूछेगा भाई।
सरदार वल्लभ भाई पटेल 1945 से 1947 के दौरान आज़ादी के लिए चली वार्ताओं में एक अहम भूमिका अदा की थी। पटेल नादियाड गुजरात के एक गरीब किसान व्यवसायी परिवार से थे। 1918 के बाद स्वतंत्रता आंदोलन की अगली कतार में रहने वाले पटेल 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। कांग्रेस के अध्यक्ष 1931 कराची कराची अधिवेशन में कराची अधिवेशन के दौरान में अध्यक्ष थे ये। महात्मा गांधी के साथ मोहम्मद अली जिन्ना 1944-1920 तक हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक में सक्रिय रहे। जिन्ना ने लखनऊ समझौता 1916 करवाने में एक अहम भूमिका अदा की थी। 1934 के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित किया और अंत में पाकिस्तान की स्थापना के सबसे मुख्य प्रवक्ताओं की कतार में जा पहुँचे। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन से पहले महात्मा गांधी से बात कर रहे हैं। 1940 महात्मा गांधी के शिष्य, कांग्रेस समाजवादी और अंतर्राष्ट्रवादी विचार रखने वाले नेहरू राष्ट्र आंदोलन तथा स्वतंत्र भारत की आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के मुख्य शिल्पियों में से थे। ओके, कहाँ से चले गए। सामान्य निर्वाचन क्षेत्र ऐसे निर्वाचन क्षेत्र जहाँ किसी धार्मिक तथा अन्य संप्रदाय के कोई आरक्षण नहीं था। ओके, ये हो गया। खान अब्दुल गफ्फार खान, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के प्रमुख पश्तून नेताओं में से एक थे। इस चित्र में अपने सहयोगियों के साथ बिहार में एक शांति यात्रा में हिस्सा ले रहे थे। 1947 बिहार 1947। गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से जाना जाता है। वह खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक थे। यह उनके प्रांत के पठानों में लोकप्रिय शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन था। बादशाह खान भारत विभाजन के सख्त खिलाफ थे। 1947 में इस फैसले पर मंजूर देने के लिए कांग्रेस के अपने साथियों की भर्त्सना की थी। ओके, अब देश का विभाजन अवश्य भावी था। कैबिनेट मिशन कब हुआ था? ये तुम्हारा 24 मार्च ना, या 24 मार्च 1946। तब ब्रिटेन में पीएम कौन था? हेटली। कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए जन आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा पूछता ही है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946। इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे जो कई दिन चलते रहे। इन दंगों में हजारों लोग मारे गए। 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में भी हिंसा फैल गई थी। कई लाख लोग मारे गए। असंख्य महिलाओं को विभाजन की इस हिंसा में अकथनीय अत्याचारों का सामना करना पड़ा। करोड़ों लोगों को अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ा। अपने मूल स्थानों से बिछड़कर ये लोग रातों रात अजनबी ज़मीन पर शरणार्थी बनकर रह गए। विभाजन का नतीजा यह भी हुआ कि भारत की शक्ल सूरत बदल गई। उसके शहरों का माहौल बदल गया और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। इस ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया। ये है चित्र। हिंसाग्रस्त पंजाब से आए शरणार्थी आश्रय और भोजन की तलाश में दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं। कितना भयभीत था। आइए हम लोग कुछ देखते हैं इसमें क्या क्या है। इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन मैं कुछ इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। ये प्रत्यक्ष कार्रवाई हो गया तुम्हारा 16 अगस्त 1916, मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ, ये जब कांग्रेस स्टेटमेंट है, ये
जब कांग्रेस ने मुस्लिम लीग, आप लोग लिख लीजिएगा, जब कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के मांग स्वीकार कर लिया तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा कि आपने तो हमें भेड़ियों के सामने फेंक दिया। ये स्टेटमेंट हमेशा पूछा जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? ये वीडियो लंबा बना है हो ज़रूर, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। आपका दुम अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया करके सब्सक्राइब और लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, जिससे कि एनसीईआरटी फैक्ट्स वो लोग भी जान सके। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।